हेलो एंड वेलकम टू एसटीडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विपिन शुक्ला आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूं और मनोविज्ञान की एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखे सफ़र के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं और चाहता हूं कि आप सब जल्द से जल्द जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोगों का हौसला बुलंद करिए। और जैसा कि यूपीटीईटी का एग्ज़ाम आप सबके सामने आ रहा है और इस बार फाइट बहुत अच्छी होगी, मेरिट बड़ा हाई जाएगा और प्रिपरेशन का लेवल भी बड़ा हाई रखना पड़ेगा आप सबको। जैसा कि पीछे मैंने एक वीडियो में आप सबको लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है ये मैंने बताया है, मोटिवेशन सेशन लिया हुआ था। आप सब जो देखे हैं वो मोटिवेट होकर जुड़ें और जो नहीं देखे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हों, उनसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको किस तरह से, कैसे मोटिवेट होकर, कैसे अभिप्रेरित होकर, किस प्रकार से लक्ष्य बनाकर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इसका आकलन आप स्वयं करके तब हमसे जुड़ें ताकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बिल्कुल भी देरी न हो और बड़े सहजता के साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो आइए हम मनोविज्ञान के एक अनोखे सफ़र पे चलते हैं। बाल विकास को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का हम प्रयास करते हैं, आपके दिमाग तक उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान शब्द पे ही डिपेंड करता है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है। मीन्स व्यवहार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का, या कह सकते हैं समस्त जीवों का व्यवहार ही अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो हमें सबसे अच्छा ये लगेगा कि हम आपके व्यवहार का डिस्कस करेंगे। हम एज अ सब्जेक्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे, हम आपके व्यवहार के रूप में इसे पढ़ेंगे। आपके डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे या कोई कंटेंट को समझाने का प्रयास करेंगे या एग्जाम्पल देंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं और आज पहला जो लेक्चर है, ये लेक्चर है मनोविज्ञान का परिचय। तो हम मनोविज्ञान के परिचय से स्टार्ट करते हैं और ये सफ़र शुरू करते हैं। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का अर्थ हम समझते हैं, साइकोलॉजी है क्या। तो अगर बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय था। किसका विषय था? दर्शन शास्त्र का। इसका अध्ययन जो किया जा रहा था वो दर्शन शास्त्र के रूप में किया जा रहा था। जितने भी दार्शनिक थे वो इसका अध्ययन करते थे। तो अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, और साइकोलॉजी को वर्तमान में हम समझते हैं साइकोलॉजी ही मनोविज्ञान है, तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या है और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, जिससे आपको अंतर स्पष्ट होगा कि क्या दोनों शब्द एक हैं या अलग हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी लैटिन या ग्रीक भाषा के, लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइके व लोगस। साइके का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा, साइके का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना या विज्ञान, अध्ययन करना या विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मीन्स साइकोलॉजी के अंतर्गत प्रारंभ में दार्शनिकों द्वारा आत्मा का अध्ययन किया जा रहा था।
आत्मा के कार्य प्रणाली को समझने की व उसकी व्याख्या किया जा रहा था। तो ये दर्शन शास्त्र का विषय था। अच्छा, अध्ययन करने वाले कौन थे साइकोलॉजी का? आत्मा के रूप में विज्ञान का अध्ययन करने वाले कौन थे? वो दार्शनिक कौन थे? तो वो दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो व डेकार्टे। अरस्तु, प्लेटो व डेकार्टे। साइकोलॉजी या आत्मा का विज्ञान, इसका अध्ययन अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने किया। दार्शनिक थे ये तीनों, और ये तीनों यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। अब बात करते हैं मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान आप देख रहे होंगे, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं शब्द का, तो मन और विज्ञान, अतः मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। मन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार साइकोलॉजी का जो शब्द है, साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। जिससे एक कंफ्यूजन होती है कि सर हम साइकोलॉजी को मनोविज्ञान कहते हैं, तो क्या साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान हुआ? नहीं, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान नहीं होगा। साइकोलॉजी का यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तब आप मनोविज्ञान ऑप्शन में है तो आप मनोविज्ञान टच नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। क्योंकि साइकोलॉजी जो है लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आत्मा का विज्ञान होगा, ना कि मन का विज्ञान होगा, ठीक है, या मनोविज्ञान होगा। अगर बात किया जाता है कि मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में, अभी हम आगे पूरे परिचय जब स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आपको मिलेगा कि मनोविज्ञान कब आत्मा का स्थान लेता है और क्यों लेता है, कारण क्या है, ये समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि साइकोलॉजी को मनोविज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि चेंजेस हुए हैं और आधार क्या था। लेकिन शाब्दिक अर्थ की अगर बात किया जाएगा तब मनोविज्ञान नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान प्रारंभ में 16वीं शताब्दी के से पहले, 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा रहा था। और हमने पीछे बताया कि अध्ययन करने वाले कौन थे दार्शनिक? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन इन्होंने किया और बताया ये कि जो मानव का बिहेव है, व्यवहार जो है, या मानव जो कार्य प्रणाली है, जो सोचता है, समझता है, संवेदनाएं जो हैं, वो किसके अंतर्गत हैं? आत्मा, साउल के, ठीक है, साइके। अब बात आती है कि चेंजेस क्यों हुआ इसमें। अगर हम बताएं, आपको बात करें वर्तमान में, तो आपने सुना होगा कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। जो उन्होंने, उनके पास ज्ञान था, वो आज इतना समय बीतने के बाद, मॉडर्निटी आने के बाद भी नहीं, हम उनके बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। तो मीन्स ऐसे समय में दर्शन शास्त्र का विषय था और वो आत्मा का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 16वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि हम एलिजिबल ही नहीं थे, हमारे अंदर वो कैपेसिटी थी ही नहीं कि हम आत्मा का अध्ययन कर सकें। इसलिए हमने चेंज किया, हमने उसे
परिवर्तित किया। मनोवैज्ञानिक जो थे वो उसमें संशोधन चाहे कि हम अध्ययन कैसे करें, हम ऐसे कंटेंट का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। आत्मा एक ऐसा कंटेंट हो गया कि इसका अध्ययन करना इम्पॉसिबल हो गया। मीन्स ऐसे इन्होंने क्या मत दिया, जो चेंजेस हुए मत में इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी कंटेंट, किसी भी वस्तु का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जबकि वह वस्तु हमें ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, ना महसूस किया जा सके। हम ऐसे किसी भी अवयव या किसी भी वस्तु का अध्ययन करने में असमर्थ हैं। यह मत देते हुए 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को चेंज किया मन के विज्ञान के रूप में। आत्मा को परिवर्तित किसमें कर दिया? मन के विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया। अच्छा, जो उन्होंने चेंज करने के लिए रीजन दिया था वो सॉलिड था, क्योंकि हम ऐसे किसी भी कंटेंट का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जो हमें ना दिखाई दे रही, ना सुनाई दे रही, ना महसूस कर सकते हैं। तो क्या जो इन्होंने रीजन दिया वो तो सही था, लेकिन क्या जो चेंजेस किया वो सही था? आत्मा को मन में परिवर्तित तो कर दिया 16वीं शताब्दी में, और ये परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? परिवर्तित करने का श्रेय इटली के पाम्पोनोजी ने आत्मा को मन के विज्ञान के रूप में स्थापित किया। पाम्पोनोजी ने ही यह मत दिया था कि हम किसी भी कंटेंट का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जो हमें ना सुनाई दे, ना महसूस कर सके, ना दिखाई दे। तो ये मत देते हुए इन्होंने आत्मा को मन के रूप में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। लेकिन जो इन्होंने मन के रूप में चेंज किया, कि क्या ये चेंजेस सही था? आप आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते तो क्या मन का अध्ययन कर सकते थे? मन का अध्ययन करना आसान था। कहीं ना कहीं वो जो मत दिया गया था वो मन पर भी लागू होगा, इसलिए आगे भी इसमें चेंजेस होना अनिवार्य था। तो अभी हम देखते हैं मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। एक शब्द आता है यहाँ पर मन। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या मन शब्द के जनक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए, मन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड ने किया। सबसे पहले प्रयोग मन का किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया जिसे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहते हैं। मीन्स इस सिद्धांत के अंदर मन की दशाओं की इन्होंने चर्चा की हुई है। क्या की है वो अभी हम बताते हैं, लेकिन सिगमंड फ्रायड की अगर बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। और ये ऑस्ट्रिया वर्तमान में चेक गणराज्य, वर्तमान में क्या हो गया? ये चेक गणराज्य। इनका जन्म जो है, सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 ईस्वी में हुआ था। जन्म 6 मई 1856 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु जो है 23 सितंबर 1939 में हुआ था। 23 सितंबर 1939 में कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। जन्म ऑस्ट्रेलिया चेक गणराज्य के मूल निवासी, मृत्यु जो होता है वो लंदन में होता है 1939 में। ये एक साल पहले
मीन्स 1938 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड जो है ये नाजी विद्रोह 1938 में होता है हिटलर द्वारा। उसी के चलते ये अपना मूल स्थान, मूल निवास छोड़कर लंदन चले जाते हैं और 39 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सिगमंड फ्रायड का बायोडाटा था। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो ये कुछ बेसिक हैं सिगमंड फ्रायड के विषय में। तो अब हम बात करते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, मन के जनक कहे जाते हैं सिगमंड फ्रायड, इनके अनुसार मन की क्या व्याख्या की गई है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन को 3 भागों में बांटा गया है। मन को 3 भागों में बांटा गया है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। मन की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई सिगमंड फ्रायड ने। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपसे, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि दुख दर्द तकलीफ किस मन में होता है। दुख दर्द तकलीफ किस मन में होता है, चेतन मन, अचेतन मन या अर्धचेतन मन। ये कमेंट में आप हमें बताइए। आइए समझते हैं चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है और अर्धचेतन मन क्या है। चेतन ऐसी बातें जो हमें हमेशा स्मरण रहती है, जिसे हम भूलते नहीं है, कभी भी ना भूल पाए, और वो यथावत जो जैसी चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें हमने देखी और उसे पुनः फिर से हम उसी रूप में देख सकते हैं, स्पष्टीकरण पुनः हो जाए, वो किस में होता है, चेतन मन में। मान लीजिए कि जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके दिख रहा हूं आपको, ये चेतन है, लेकिन अभी ऑफलाइन हो जाऊं, मैं चला जाऊं, कोई अन्य आ जाए, लेकिन आप हमारे विषय में स्मरण कर सकते हैं लेकिन हमें सामने नहीं पा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अर्धचेतन होगा। ये क्या होगा, अर्धचेतन। मीन्स जो भी कंटेंट या कोई भी वस्तु, किसी भी चीज के विषय में आप सोच रहे हैं वो आपके सामने भी हो और वो दिखाई भी दे और उसके विषय में आपको कंप्लीट नॉलेज भी हो, प्रत्यक्षीकरण हो, कह सकते हैं सिंपल सा क्या, प्रत्यक्षीकरण। चेतन। अचेतन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, अथक प्रयास करने के बावजूद भी प्रत्यक्षीकरण संभव ना हो। किसी भी कंटेंट का प्रत्यक्षीकरण संभव यदि नहीं हो पाता तो वो क्या होगा, अचेतन मन होगा। लेकिन अर्धचेतन मन क्या होगा, अर्धचेतन मन ऐसा होता है कि यार कभी कभी आप सोचते हो कि अभी तो हम बातें कुछ क्वेश्चन पूछा गया सर याद था लेकिन अभी सडनली भूल गए हैं, थोड़ा सा रुकिए सर समय दीजिए बता दे रहे हैं। आप सोचते हैं और याद आ जाता है, फिर कहते हैं सर इसका आंसर ये होगा। तो अर्धचेतन ये है, मे बी यस मे बी नो, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो क्या है कि अर्धचेतन जो होता है वो चेतन में भी जा सकता है और अचेतन में भी जा सकता है। बातें यदि कंसीडर हो गई, प्रत्यक्षीकरण हो गया तो चेतन में आ गया, अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया तो अचेतन में चला गया। तो चेतन मन क्या है, जिसका प्रत्यक्षीकरण संभव हो सके, अचेतन मन क्या है, जिसका प्रत्यक्षीकरण संभव ना हो सके, अर्धचेतन मन क्या है, जिसका प्रत्यक्षीकरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो अब बताइए हमें कि दुख दर्द और तकलीफ ये किस मन के अंतर्गत आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि आप सब आंसर अब दे देंगे क्योंकि हमने इसकी व्याख्या कर दी है। तो
आप सबके मन में होगा कि दुख दर्द और तकलीफ जो है वो चेतन मन में जाएगा, है ना? ऐसा ही सोच रहे हैं, चेतन मन ही होगा, अचेतन होगा? नहीं। अब समझते हैं दुख दर्द तकलीफ क्या है वास्तव में। पहले दुख दर्द तकलीफ को डिस्कस करते हैं, फिर आपसे एक बार और आंसर लेने की कोशिश करते हैं। दुख दर्द तकलीफ, आपको जो भी दुख या दर्द हुआ या तकलीफ हुआ है, क्या उसे आप महसूस कर सकते हैं? पुनः पुनः आप उसे याद कर सकते हैं? याद तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो एक्सीडेंट जो जिसकी वजह से तकलीफ या दुख दर्द हुआ था आपको, वो पुनः होगा? प्रत्यक्षीकरण मीन्स फिर से रिपीट हो, एट इट इज, उतना ही दुख हो, उतना ही तकलीफ हो, उतना ही दर्द हो। जैसे अभी सुई आपको चुभो दिया तो दर्द हुआ, लेकिन कल अगर पूछूं कि क्या उस दर्द का एहसास है, तो दर्द का एहसास, दर्द पूरा एट इट इज जितना उस समय हुआ था उसका एहसास अगले दिन नेक्स्ट डे नहीं हो सकता। इसलिए दुख दर्द तकलीफ जो होगा वो अचेतन में होगा, चेतन में बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने माइंड से क्लियर रहिए, क्योंकि अब तो कहोगे सर मुझे याद तो है दुख दर्द, वो घटना कॉन्सिडेंस जो हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, वो मुझे याद है, तो वो मेरे चेतन में है। अचेतन में कहाँ है? चेतन में। वो आपको दुर्घटना याद है, किस प्लेस पे हुआ था ये याद है, किस बाइक से हुआ था ये याद है ना? मैंने एक्सीडेंट नहीं पूछा था, मैंने पूछा था दुख दर्द और तकलीफ को पूछा था। तो दुख दर्द तकलीफ, एक्सीडेंट को याद मत करो, चोट जो लगी थी, जो घाव लगा था, उस घाव से जितना दर्द आपको हुआ था, वो दर्द क्या आज के दिन आप महसूस कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए दुख दर्द तकलीफ जो होता है वो अचेतन मन में होता है, चेतन मन में नहीं होता। इसी प्रकार सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना जो है, ये मन की तुलना जो है पानी में तैरते बर्फ के टुकड़े के समान की है। बर्फ के टुकड़े के समान। सिगमंड फ्रायड ने बताया जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल देने पर 9 भाग उसका पानी के अंदर डूबा होता है और 1 भाग बाहर दिखाई देता है, उसी प्रकार चेतन मन जो है वो 1 भाग 1/9 भाग चेतन मन का हिस्सा होता है और 1/10 भाग चेतन मन का हिस्सा होता है। 9/10 भाग जो होता है अचेतन मन का हिस्सा होता है। अर्धचेतन जो है, अर्धचेतन का हिस्सा 0 से 9 होता है। मे बी यस मे बी नो, जैसा कि मैंने बताया आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मीन्स जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का 1 भाग ऊपर दिखाई देता है, वही 1 भाग जो है आपके चेतन मन है और 9 भाग जो बर्फ का टुकड़ा डूबा होता है वो आपका अचेतन मन है। और अर्धचेतन जो है वो बाहर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? अर्धचेतन हो जाएगा। चलिए, तो सिगमंड फ्रायड ने मन का अध्ययन और डीप किया और इसके 3 और प्रकार बताए, इदम, अहम और पराअहम। इदम, अहम और पराअहम। इदम क्या है, अहम क्या है और पराअहम क्या है? इदम, आप 3 टेंस अगर काल पढ़ते हैं तो 3 काल आपको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बड़े अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आप इससे जो है कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 3 काल को ध्यान में रखिएगा, इदम, अहम, पराअहम को, कि भूत, वर्तमान और भविष्य कैसे इसे
कंसीडर करेंगे, हम बताते हैं अभी। इदम को आप भूतकाल मानिए, अहम को वर्तमान और परा अहम को भविष्य। इदम भूतकाल, अहम वर्तमान काल और परा अहम भविष्य काल। दमित इच्छाओं, एक क्वेश्चन बनता है कि दमित इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहते हैं? दमित इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहते हैं? ऐसी इच्छाएं जो पूरी ना हो सकें। दमित इच्छा किसे कहते हैं? ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी ना हो सकें, वो दमित इच्छाएं होती हैं। और ऐसी इच्छाओं का भंडार गृह किस में होता है? ऑप्शन दे देगा, इदम, अहम, पराहम या इनमें से कोई नहीं। तब आप क्या ऑप्शन चुनेंगे? दमित इच्छाओं का भंडार गृह। क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप सबको। पहला क्वेश्चन ये होगा कि दमित इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन निकल कर आएगा कि वर्तमान जगत से या वर्तमान वास्तविकता से कौन रिलेट करता है, वर्तमान जगत से कौन संबंध रखता है, इदम, अहम या पराहम। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नैतिकता सामाजिकता की बात कौन करता है, नैतिकता सामाजिकता की बात कौन करता है, इदम, अहम, पराहम या इनमें से कोई नहीं। ये तीन क्वेश्चन हैं, तीन प्रकार के हैं। आप समझिए, इदम, अहम और पराहम। जैसे इदम को कहा गया भूतकाल, अहम को कहा गया वर्तमान काल, पराहम को कहा गया भविष्य काल। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, जब भी हम देखते हैं किसी भी वस्तु को, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो वो होता है अहम, क्योंकि वो वर्तमान जगत से रिलेट करता है, वास्तविक जगत से रिलेट करता है। आंखें जो दिखाई दे रही हैं, आंखें जो दिखा रही हैं, वो आपका अहम है। और उसके विषय में जो चिंतन कर रहा है, उसके विषय में चिंतन करना शुरू करेगा। दो कंटेंट, इदम और पराहम। लूं या ना लूं, जैसे देखेंगे किसी भी वस्तु को तो लेने की इच्छा होगी। जो ये इच्छा हो रही है लेने की, वो आपका इदम कौन करवा रहा है? इदम। इदम देखते ही किसी भी वस्तु को लेने की इच्छा प्रस्तुत करेगा, प्रकट करेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? पराहम बात करना शुरू करेगा। इदम की इच्छा हुई, अहम ने दिखाया, इदम ने कहा मुझे चाहिए, अहम ने इदम की बात को पराहम के पास संप्रेषित किया, भेजा कि भाई ये इदम जो है वो ये कंटेंट, ये वस्तु को लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए। परा अहम वहीं पर आता है और बात संप्रेषण करना शुरू करता है कि क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, समाज क्या जो तुम लेना चाहते हो वो समाज के अकॉर्डिंग है, समाज के मूल्यों का हनन तो नहीं करेगा। यदि समाज के मूल्यों का हनन करता है, समाज के रीति रिवाजों को प्रभावित करता है, तब वह उस वस्तु को, उस कंटेंट को लेने से इदम को मना करेगा, नहीं खरीदने देगा। तो मीन्स नैतिकता सामाजिकता की बात जो है वो परा अहम बताता है। और इदम क्या करता है? इच्छा जागृत होती है लेने की, और यदि उसकी इच्छा नैतिकता से परे है, अनैतिक इच्छा है, सामाजिक नियमों रीति रिवाजों के विरुद्ध है, तो परा अहम कभी भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं होने देगा। इस प्रकार इदम की जो इच्छा मन में उठी थी वह इच्छा दम तोड़ लेगी। इस प्रकार दमित इच्छा कहलाएगी। जो उसकी इच्छा थी वस्तु को लेने को, वो इच्छा परा अहम ने मना कर दिया और वह वस्तु खरीदा नहीं गया, तो उसकी इच्छा क्या हुआ? दम तोड़ दी, नहीं लिया,
दमित इच्छा हो गई। तो दमित इच्छाओं का भंडार गृह जो होता है वो इदम होता है, और वास्तविक जगत से जो संबंध रखता है वो परा अहम रखता है। वास्तविक जगत से संबंध कौन रखता है? अहम रखता है। और परा अहम जो होता है वो सामाजिकता और नैतिकता की बात करता है, सामाजिकता और नैतिकता की व्याख्या करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं भूतकाल जो पीछे की घटनाएं हैं मीन्स दमित इच्छा। समझ में आया ना? भूतकाल मीन्स दमित इच्छा, कुछ लेने की इच्छा हुई थी वो पूरी नहीं हुई। जब इच्छा हुई वो तो वर्तमान है लेकिन पूरी नहीं हुई तो भूतकाल हुआ ना। और वर्तमान अहम क्या कर रहा है? दिखा रहा है, कुछ भी चीज लेने के लिए आपको उकसा रहा है, आपको दिखाया, आपने लेने की इच्छा प्रकट की। तो वर्तमान जो भी देख रहे हैं वो क्या है? वर्तमान। जो भी चल रहा है वो वर्तमान। लेकिन परा अहम जो होता है वो भविष्य की बातें करता है। यदि तुम यह सामान लेते हो, आज तो अपने रुचि के अकॉर्डिंग आपने ले लिया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? फ्यूचर की बात है ना। कल क्या होगा? इससे समाज दूषित होगा या सामाजिक का हनन होगा, इसलिए उसे वो रोक देता है भविष्य को दिखाकर। इसलिए परा अहम जो है वो भविष्य की बातें करता है, अहम जो है वो वर्तमान की बातें करता है, और इदम जो है वो भूतकाल मीन्स पास्ट की बातें करता है। ठीक, तो इस प्रकार से मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ 16वीं शताब्दी में। ठीक, किसने इसे प्रस्तुत किया? इटली के पाम्पोनोजी ने। आगे बढ़ते हैं, चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। चेतना शब्द आता है, हमने पहले डिस्कस किया कि आत्मा को चेंज क्यों किया गया। पाम्पोनोजी ने क्या मत दिया कि ऐसे कंटेंट का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जो ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, ना महसूस कर सकते हैं, तो उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। इस ये मत देते हुए उन्होंने चेंजेस क्या कर दिया? मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या चेंजेस सही था? हमने बताया नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा का हम आत्मा का को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसी प्रकार मन के साथ भी वो सारी बातें फॉलो करती हैं। तो इसलिए आगे चलकर अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसमें चेंज किया, मन को चेतना के रूप में स्थापित किया। और ये स्थापित करने का जो श्रेय है वो श्रेय जाता है विलियम उंट। विलियम उंट। विलियम उंट, चेतना। एक बात यहां से निकल कर आती है इस शब्द की, चेतना का। जिस प्रकार मन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन पूछे थे, उस प्रकार से यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि चेतना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो चेतना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब विलियम उंट ने इसे इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, मन के स्थान पे चेतना शब्द का को अप्लाई किया, तो चेतना के जनक विलियम उंट होंगे। तो ये गलत है, क्योंकि चेतना अभी पीछे आपको हमने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पढ़ाया और बताया मन शब्द का प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने। और मन को की 3 दशाएं बताई, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। इस प्रकार देखो, मन को जब व्याख्या किया गया सिगमंड फ्रायड द्वारा, तो मन को चेतन से जोड़ा गया, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इसलिए चेतन का भी प्रयोग किसने किया? चेतन का भी प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने चेतन शब्द का या चेतना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विलियम उंट की, तो विलियम उंट को मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिन नामक स्थान पर प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ में आया क्यों कहा जाता है विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक? क्योंकि विलियम वुंट द्वारा 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिन नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात आती है कि जो बातें चल रही थी आत्मा के लिए, आत्मा को चेंज किया गया मन के रूप में, मन को चेंज किया गया किसमें? चेतना के रूप में। तो क्या अब चेतना के रूप में ही मनोविज्ञान के या साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा या कुछ चेंजेस हैं? तो बात वहीं पर आकर अटकी हुई है जहां पर पहले चेंजेस की बात हुई थी, जो मत दिया जा रहा था कि ऐसे कंटेंट का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो हम आत्मा का जब नहीं स्पर्श कर सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, मन को नहीं कर सकते, तो क्या चेतना को कर सकते हैं? चेतना भी नहीं दिखाई देगी, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, तो इसका भी अध्ययन करना असंभव है। एक और कंडीशन है इस मत को ना मानने के लिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस तभी संभव हैं जब अन्य मनोवैज्ञानिक अपना उस पे समर्थन दें, तभी चेंजेस मान्य होंगे। तो अब बात आती है कि चेंजेस मान्य होगा या नहीं। तो मान्य होने या ना होने के लिए एक कंडीशन बनती है। एक मनोवैज्ञानिक हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल विलियम मैकडूगल जो है, ये चेतना शब्द के घोर विरोधी थे, घोर निंदक थे। ये बातें हम कह रहे हैं इसलिए सर आप बता रहे हैं, या कैसे हम ये माने कि चेतना शब्द के घोर विरोधी जो थे विलियम मैकडूगल थे? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन मनोवैज्ञानिक चेतना का घोर विरोधी या निंदक था? तो विलियम मैकडूगल है। इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के पेज नंबर 16 पर इन्होंने चेतना शब्द की बड़े कड़े शब्दों में निंदा की हुई है, जहां से ये पता चलता है कि विलियम मैकडूगल जो है वो चेतना के घोर विरोधी थे। अगर यदि कोई भी एक मनोवैज्ञानिक किसी भी मत से सहमत नहीं है, तो इससे तात्पर्य यह निकलता है कि जो चेंजेस हुए हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले हैं, उसमें फिर से कोई चेंजेस होना अनिवार्य है। तो ये जो चेतना के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया विलियम वुंट द्वारा, ये 17वीं शताब्दी के अंत में 17वीं शताब्दी के अंत में मन से बदलकर चेतना के रूप में स्थापित किया गया। 17वीं शताब्दी के अंत में। फिर बात आती है इतने सारे रीजन होने के कारण चेंजेस होना अनिवार्य हो गया, और फिर जो चेंजेस होता है चेतना को व्यवहार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है।
इसे करने का श्रेय, ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो चेतना को व्यवहार के रूप में स्थापित किया गया, इसको करने का श्रेय विलियम जोन्स, जेम्स सिली व वाइब। विलियम जोन्स, जेम्स सिली व वाइब वाटसन। इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के विज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ये जो चेंजेस हुआ, ये समस्त मनोवैज्ञानिकों के समझ में आया, क्योंकि हम अभी तक ऐसे कंटेंट का अध्ययन कर रहे थे जिसके विषय में हमें कोई भी ज्ञान नहीं था, जिसे देख नहीं सकते थे, जिसे महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो चेंज हुआ है व्यवहार के रूप में, तो व्यवहार दिखाई भी देता है, महसूस भी कर सकते हैं, है ना, समझ में भी आता है, तो इसलिए इसका अध्ययन करना आसान हो गया। और वर्तमान में मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के विज्ञान के रूप में होता है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में होता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ये चेंजेस कब हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप से बदलकर व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। इसे स्थापित करने का श्रेय वाटसन, विलियम जोन्स, जेम्स ली और वाइब को जाता है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि विलियम जोन्स जो हैं, विलियम जोन्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पीछे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्यों कहा जाता है, क्योंकि विलियम जोन्स को ही श्रेय जाता है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से हटाकर एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो विलियम जोन्स को जाता है। इसलिए विलियम जोन्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से मनोविज्ञान में इतने चेंजेस होते हैं। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाओं में पहला परिभाषा आता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ साहब की एक विशेषता है कि वुडवर्थ साहब ने हमेशा संपूर्ण की बात कही हुई है, कंप्लीट। कोई भी डिफिनेशन इनकी लेंगे तो जहां संपूर्ण की बात आ जाए या संपूर्ण इतिहास की बात कर ले तो वहां पर कौन होंगे? वुडवर्थ साहब होंगे। जैसे संपूर्ण या समस्त आदि शब्द मिल जाते हैं तो आप समझिएगा कि ये परिभाषा किसकी हो सकती है? वुडवर्थ की। 90% आपके क्वेश्चन सिर्फ इसी कंटेंट को या इसी ट्रिक को यूज करके आप कर सकते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है? वुडवर्थ ने कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपना लिया है। तो इनकी परिभाषा में आपने कंप्लीट देखा, इनकी परिभाषा में आपने पूरा का पूरा कंप्लीट देखा है। परिचय को मनोविज्ञान के पहले आत्मा के रूप में अध्ययन किया गया, फिर
मन के रूप में अध्ययन किया गया, फिर चेतना के रूप में अध्ययन किया गया, और वर्तमान में जो अध्ययन चल रहा है वो व्यवहार के रूप में है। इसलिए वुडवर्थ साहब की विशेषता यही है कि ये जब भी अपनी कोई परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा में ये संपूर्ण कंप्लीट को ऐड कर लेते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान की एक और परिभाषा दी हुई है। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मानव के द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है उसका संबंध वातावरण से होता है, और ये जो संबंध है वही संबंध क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है वाटसन के अनुसार। वाटसन जो कि मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक यदि विलियम जेम्स नहीं है तो आप वाटसन को भी रख सकते हैं। वाटसन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या विलियम जेम्स भी। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा? व्यवहार का धनात्मक विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। मैकडूगल जो कि चेतना के विरोधी थे, इन्होंने इनके परिभाषा से या इनके चेंजेस से सहमत थे, और मैकडूगल ने भी अपनी परिभाषा मनोविज्ञान की जो दी वो वाटसन के ही समक्ष एकदम एट इट इज वाटसन के अकॉर्डिंग ही था, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन ने कहा। इन्होंने एक शब्द और ऐड कर दिया है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है मॉर्गन के अनुसार। मॉर्गन के अनुसार इन्होंने क्या बताया? मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी मनोविज्ञान की। आगे देखते हैं मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। कार्यक्षेत्र क्या है? किस किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है वर्तमान में? तो जो क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के, तो पहला क्षेत्र आता है सामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सामान्य बालकों का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंदर सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाए वो शाखा कहलाती है सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत असामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है। असामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का अध्ययन किया जाता है उसे पशु मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बालकों का अध्ययन किया जाता है वह बाल मनोविज्ञान शाखा कहलाती है। नेक्स्ट किशोर मनोविज्ञान। किशोरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किशोरों का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रौढ़ों का अध्ययन किया जाता है, प्रौढ़ व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सर इंडस्ट्री में मनोविज्ञान की क्या ज़रूरत होती है? तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की आवश्यकता कहीं है तो वर्तमान में इंडस्ट्री में होती है या औद्योगिक कारखानों में होती है, कंपनीज में होती है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हो या कोई अन्य सेक्टर की कंपनियां हैं, वहाँ हर एक जगह आपको हर एक कदम पर मनोविज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो ह्यूमन के व्यवहार से बिहेव से खेलता है।
कोई भी एक सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके बिहेव को, आपके व्यवहार को रीड करता है, किस प्रकार से आप उसके प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है आपके सामने और वो सेल करता है। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि आप आज से कुछ समय पहले, इस समय तो वैसे बाबा रामदेव जी छाए हुए हैं घर घर पे, तो आप सब उन्हीं का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, टूथपेस्ट। लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात करते हैं तो एक आपके सामने मार्केट में पेप्सोडेंट नामक जो है पेस्ट आता था, और पेप्सोडेंट मार्केट से गया, कोलगेट आ गया। लेकिन पेप्सोडेंट जब मार्केट में चल रहा था, जैसे कोलगेट आज चल रहा था, उस समय हर घर में पेप्सोडेंट था, लेकिन कोलगेट जब मार्केट में आया तो पेप्सोडेंट का जो ग्राफ है वो डाउन होता चला गया। ऐसे में मीटिंग बुलाई गई, जितने भी थिंकर्स थे कंपनी ने, जो भी रखे हुए थे एडवाइज़र, सबको बुलाया, सलाहकार जो थे, और उनसे मशवरा किया कि जो ये हमारा सेल है दिन ब दिन ग्राफ इसका डाउन होता चला जा रहा है, कुछ सुझाव दीजिए कैसे सेल इसका बढ़ा सकें। तो बहुत सारे जितने भी थिंकर्स थे, जितने भी एडवाइज़र थे, सब ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की, लेकिन एक थिंकर ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही और उसका सेल डबल हो गया। उसने क्या कहा कि आप अभी एट द टाइम क्या कर सकते हैं। सब ने, अन्य जो थे वो क्या बताया कि आप 20% छूट दे दो, 25% एक्स्ट्रा कर दो, जैसा कि आज देख रहे होगे मार्केट में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं, डिस्काउंट आएगा या पैक एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा, ये सारी लुभावनी चीज़ें सब ने बताया। लेकिन उस एडवाइज़र ने सिर्फ साइकोलॉजी का प्रयोग किया, कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है वही आपकी रेवेन्यू है, वही आपका टोटल फिक्स एसेट है, उतना होगा हर साल। अब आप चाहते हैं कि यदि ये ग्रोथ करे तो या तो नए कस्टमर बनाइए या तो उन्हीं में खपत को बढ़ा दीजिए। कहे नए कस्टमर बनना सडनली आसान नहीं है, उस पर हम वर्क करेंगे, लेकिन अभी सडनली आपका ग्राफ ऊपर करना है तो आप कुछ मत कीजिए, पेप्सोडेंट का जो जहाँ से पेस्ट निकलता है उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो जो ऑनर था वो कहा डायमीटर बढ़ाने से हमारे सेल में क्या वृद्धि होगी। तो उसने कहा कि जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो पेस्ट की तरह से नहीं निकालते हैं। वो ब्रश पे क्वांटिटी नहीं देखते हैं कि कितना पेस्ट निकला है, वो ब्रश पे देखते हैं कि क्या पूरा आ गया है, आगे से लेकर पीछे तक पूरा पेस्ट निकालेंगे। तो अगर डायमीटर आप बड़ा करेंगे तो पेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा निकलेगी और खपत ज़्यादा होगी। जो 20 दिन चलता था एक घर में पेस्ट, वही 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, और जहां पर एक घर में एक बार महीने में लेता था वहां 2 से 3 बार पेस्ट यूज होगा और आपका 3 टाइम्स जो है सेल बढ़ जाएगा। उसने ऐसा किया और आश्चर्यचकित हो गया रिजल्ट देखकर। अगले एक महीने में जो उसका सेल था वो 3 गुना चला गया। तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, छोटे छोटे जो ये थिंकर्स एडवाइज़र हैं जो सलाह देते हैं, वो किसके अंतर्गत होता है? वो औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है समाज मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समाज के रीति रिवाजों व मूल्यों की बातें की जाती हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, वो इस शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है उपचारात्मक एवं निदानात्मक मनोविज्ञान। इसे क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कही जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपचार और निदान 2 शब्द मिला हुआ है। यहाँ हम इन दोनों शब्द को समझेंगे, उपचार क्या है और निदान क्या है। उपचार और निदान। उपचार क्या होता है और निदान क्या होता है, और उपचार किसके माध्यम से होता है और निदान किसके माध्यम से होता है, ये 2 क्वेश्चन हैं। उपचार क्या होता है और निदान क्या होता है। उपचार जो होता है ये होता है समस्याओं को जानना, समस्याओं को जानना। निदान होता है समस्याओं को दूर करना।
समस्याओं को दूर करना। समस्याओं को जानना और समस्याओं को दूर करना। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो, तो बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से कहते हो मैं बीमार हूं, आपको दवा दे देता है, चले जाते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। सिंपल क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बताते हो कि सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो वो कहता है दर्द हो रहा है, क्या कारण है, जानने की कोशिश करता है ना कि दर्द का कारण क्या है ना। तो समस्या क्या है उसको जानने की जो कोशिश किया जा रहा है वो क्या है, उपचार है। मीन्स वो बात करता है अच्छा कल रात में आपने क्या खाया था, तो आप बताएं नॉर्मल एट यूजुअल, जैसे मैंने हम एज यूजुअल जैसा हम खाते थे हर एक दिन वैसे रात में भी खा के सो गए। तो वहां से ये समझ में आ गया कि फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। फिर अच्छा ये बताओ जो पेन हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है या रह रह के हो रहा है? नहीं सर रह रह के हो रहा है। दाहिने तरफ हो रहा है या बाएं तरफ हो रहा है? नहीं बाएं तरफ हो रहा है। उसे ये क्लियर हो गया कि भाई तेरे को या तो अपेंडिक्स है या तो पथरी है ना। वो बता दिया, उपचार हो गया, समस्याओं को जान गया कि तुम्हारे दर्द का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और वो किससे हुआ, बातचीत से। समझ में है ना मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी मैंने पूछा था उपचार किसकी सहायता से होता है और निदान किसकी सहायता से, उसके लिए मैं व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, समझिएगा। तो डॉक्टर ने ये समझ लिया ना कि भाई तेरा जो है अपेंडिक्स या पथरी है, ऑपरेशन ही इसका इलाज है। तो ये जो जाना समस्या को वो बातचीत के माध्यम से, और बातचीत होती कहाँ है, मनोविज्ञान के अंतर्गत, साइकोलॉजिकल बातचीत जो हो रही है वो किसके आधार पर हो रही है, साइकोलॉजिकल बातचीतें हो रही हैं। तो इसलिए जो उपचार होता है वो मनोविज्ञान की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, मनोविज्ञान की सहायता से होता है। मनोविज्ञान की सहायता से उपचार होता है। तथा निदान जो होता है, निदान होता है शिक्षा के माध्यम से। निदान जो होता है शिक्षा के माध्यम से होता है। उपचार मनोविज्ञान की सहायता से, निदान शिक्षा के माध्यम से। निदान मीन्स अब पता तो चल गया कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन क्या वो डॉक्टर जिसके पास गए थे वो करेगा? नहीं, उसके लिए सर्जन चाहिए, सर्जन चाहिए, है ना, जो ऑपरेशन कर सके। वो डॉक्टर क्या ऑपरेशन करके उसका सही कर सकता था पथरी? नहीं, वो क्या था, फिजिशियन था। उसने विचार विमर्श करके, बातचीत करके आपकी बीमारी का एग्जैक्ट प्रॉब्लम वो फाइंड करके आपको बता दिया, भैया आपको अपेंडिक्स है, आप जाकर क्या कराओ, सोनोग्राफी कराओ, अन्य सारी जांच लिख दिया उसे कराओ, और एक किसी अच्छे सर्जन के पास जाकर अपना ऑपरेशन कराओ। तो वो जो निदान मीन्स ऑपरेशन, जब सर्जन उसे ऑपरेट करके बाहर कर देगा तो वो अपनी समस्याओं से क्या पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा, समस्याओं को दूर कर दिया गया, वो निदान हो गया। और निदान जो है वो किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से। तो उपचारात्मक एवं निदानात्मक मनोविज्ञान मीन्स इसे क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग। परामर्श मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत काउंसलिंग किया जाता है, काउंसलर। परामर्श मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त शाखाओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी शाखाओं की बात कही उस शाखाओं में की डेवलपमेंट की अगर बात किया जाएगा तो वो किस शाखा के अंतर्गत होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान के शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है परामनोविज्ञान। आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा कौन सी है, कौन सी शाखा मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा कहलाती है। तो आधुनिक शाखा जो होती है वो परामनोविज्ञान है। परामनोविज्ञान, मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट बालक, जैसे वर्तमान में देख रहे होंगे कि कौटिल्य ने जन्म ले लिया, कौटिल्य का जन्म, चाणक्य, है ना, और कहते हैं आइंस्टीन ने जन्म ले लिया। ऐसा बच्चा जिससे कुछ भी पूछ लो, आइंस्टीन के शोध के विषय में सब कुछ बता दे रहा है, विश्व के ग्लोब के विषय में। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हो सेकेंडों में आंसर दे रहा है। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल नहीं हैं,
कह सकते हो असामान्य, असामान्य की परिभाषा अलग है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो कि कुछ भी पूछने पे तुरंत आंसर मिल जा रहा है, ऐसे बच्चों का अध्ययन परामनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत होता है। परामनोविज्ञान या अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ठीक, तो ये मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं थी। अच्छा, एक पीछे शाखा हमने बात कही हुई थी कि बाल मनोविज्ञान, एक शाखा थी बाल मनोविज्ञान, और एक दूसरी शाखा है ये आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की दो शाखाओं को मिलाकर, एक शाखा बाल मनोविज्ञान और दूसरी विकासात्मक मनोविज्ञान, इन दोनों शाखाओं को मिलाकर एक तीसरी शाखा का जन्म होता है जिसे कहते हैं बाल विकास, जिसे कहते हैं बाल विकास। और यही आपको पढ़ना है और यही आज के सेशन का अंत है। हम कल से इसे डिस्कस करेंगे, बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर? तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाल विकास की उत्पत्ति किन दो शाखाओं से हुई है या कितनी शाखाओं से हुई है, मनोविज्ञान की कितनी शाखाओं से बाल विकास की उत्पत्ति हुई है। तो बाल विकास की उत्पत्ति मनोविज्ञान की दो शाखा से मिलकर हुई है, एक बाल मनोविज्ञान, एक विकासात्मक मनोविज्ञान। इन दोनों शाखा को से मिलकर एक तीसरी शाखा बनी हुई है जिसका नाम है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसका अध्ययन हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके आप लोग पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, और सफलता बस 2 कदम आपसे दूर है। आप मेहनत करिए, बहुत ही जल्द अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इतना ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि कंपटीशन बहुत ही हाई है, आप कंपटीशन से भाग नहीं सकते। यदि कंपटीशन से भाग रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हैं। इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप तन्मयता के साथ लगे रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि बाल विकास इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। धन्यवाद, थैंक यू।